तो सबसे पहले तो वही अपना फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। एंड चाहो तो आप डायरेक्टली टर्मिनल से बनाओ, चाहो तो आप इस तरीके से जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे बनाओ, आपके ऊपर है। सो दिस इज़ डे 39। इसको ओपन करके कहाँ, VS कोड में ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ के ओपन करते हैं ताकि मुझे टर्मिनल मिल जाए। तो मैं 3 डॉट्स देन यहाँ से टर्मिनल। बाकी टर्मिनल ओपन करने के बाकी तरीके भी हैं, बट उनमें से एक तरीका हमारा ये है। तो अब टर्मिनल मेरे पास है, मैं यहाँ पे कुछ कमांड्स लिखूँगा। तो रिएक्ट का अगर मुझे रिएक्ट की हेल्प से वेबसाइट बनानी है तो मुझे क्या कमांड यूज़ करनी होती है, npm create @latest। इस तरीके से ये कमांड अभी तक आपको याद हो जानी चाहिए। उसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे प्रोजेक्ट का नाम। तो प्रोजेक्ट का नाम जैसे मैं देता हूँ अभी इवेंट्स, क्योंकि आज हम इवेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन सेलेक्ट फ्रेमवर्क, हम यहाँ पे रिएक्ट सेलेक्ट करेंगे एरो कीज़ की हेल्प से। देन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एंड इसको एंटर कर देंगे एंड यस। तो इससे क्या होगा, एक फ़ोल्डर बनेगा इवेंट्स नाम का, जिसके अंदर कुछ कोड मेरा ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कमांड अभी तक सभी को याद हो जानी चाहिए कि npm create @latest। npm क्या है, नोड पैकेज मैनेजर, जो कि आपको क्या करता है, हेल्प करता है डाउनलोड करने में चीज़ें। ठीक है, npm समझ लो डेवलपर्स का प्ले स्टोर। ठीक है, तो हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी ब्राउज़र के अंदर इस तरीके से। तो एक इनिशियली आपको इस तरीके का टेम्पलेट प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर एक काउंटर भी होता है वर्किंग, जो हमने कल बनाया भी था कि किस तरीके से बनाया जा सकता है। ओके, तो अपने पहले स्टेप्स आपको याद होने चाहिए कि src के अंदर जाएंगे, app.jsx के अंदर जाएंगे, और टर्मिनल को मैं ले आऊँगा कहाँ पे, नीचे। नीचे कैसे लाऊँगा, ये वाला पैनल सेलेक्ट करेंगे, देन टर्मिनल को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉ, इस वाले को हटा देते हैं यहाँ से ताकि थोड़ा सा अच्छा व्यू आए। तो रिटर्न के अंदर से मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा ताकि जो स्टार्टिंग में टेम्पलेट मुझे दिखाई देता है वो ना आए। इसके बाद app.css को क्लीन कर लेते हैं, देन index.css को क्लीन कर लेते हैं। अब हमारे पास एक प्लेन वाइट पेज होगा। तो यूज स्टेट हमने कल पढ़ा था, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इवेंट हैंडलिंग एंड कंडीशनल रेंडरिंग। तो पहले बात करते हैं इवेंट हैंडलिंग। तो इवेंट हैंडलिंग जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में ही पढ़ा था जब प्लेन जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। जैसे अगर यूज़र ने क्लिक किया, यूज़र का माउस किसी एलिमेंट के ऊपर गया, तो उसको हम इवेंट बोलते थे। उसके लिए हम यूज़ करते थे ऐड इवेंट लिसनर, याद है कि कंपोनेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इस तरीके से। तो वो सेम काम यहाँ पे कैसे करते हैं वो देखेंगे। इवेंट आपको बताइए इवेंट क्या होता है। जैसे अगर यहाँ पे किसी एलिमेंट के ऊपर मेरा कर्सर जा रहा है तो ये एक इवेंट है, अगर मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ ये एक इवेंट है। इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में भी आपको पता है कि उस इवेंट की डिटेल होती है इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। ऐड इवेंट लिसनर आपको पता है, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट भी आपको पता होना चाहिए। रिएक्ट इवेंट्स वर्क द सेम वे कॉन्सेप्चुअली, जस्ट डिफरेंट सिंटैक्स। अब सिंटैक्स थोड़ा सा अलग होगा, बाकी काम इसी तरीके से करता है। मान लो आपको बटन के क्लिक करने पे कुछ परफॉर्म करना है, तो वो कैसे करेंगे। वैसे तो हमने कल यूज़ किया था। तो app.jsx के अंदर आएंगे, एक बटन बना लेता हूँ यहाँ पे, बटन क्लिक मी। मान लो इसके क्लिक करने पे आपको क्या करना है, कंसोल पे कुछ प्रिंट करवाना है, तो हम वो कैसे करेंगे। तो इसके अंदर आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं ऑन क्लिक, इस तरीके से ऑन क्लिक। ओके, अब इसके अंदर आप किसी भी फंक्शन का नाम पास कर सकते हो। जैसे नोट्स के अंदर मैंने और अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट में कैसे करते थे कि बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्लिक और यहाँ पे आपका फंक्शन, ये तो आपको पता ही है वनीला जेएस। बट रिएक्ट में हम क्या करते हैं, इस तरीके से ऑन क्लिक लिखेंगे और यहाँ पे फंक्शन का नाम। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कैमल केस। पहले हमने देखा था कि हम इस तरीके से लिखते थे ऑन क्लिक, बट यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, ऑन क्लिक कैमल केस। मतलब जैसे ऑन लिखा तो ऑन तो इस तरीके से लिख दिया, फिर अगला वर्ड जब आया तो बीच में स्पेस नहीं दिया हमने, बल्कि क्या कर दिया, सी को अपर केस में कर दिया, तो इसको बोलते हैं कैमल केस। जैसे ऑन चेंज हो गया, इस तरीके से लिखेंगे, ऑन चेंज का भी सी हमारा अपर केस में होगा। दूसरी चीज़, पास द फंक्शन रेफरेंस। अब मैंने कहा क्लिक करने पे ये वाला फंक्शन रन होना चाहिए। एक फंक्शन मैंने इसके अंदर बनाया कि फंक्शन हैंडल क्लिक, एक फंक्शन मैंने बनाया, ये क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग क्लिक प्रिंट कर देगा कंसोल के ऊपर। तो ये फंक्शन को आपको डायरेक्टली कॉल नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ इसका रेफरेंस पास करना है। रेफरेंस कैसे पास करते हैं, सिर्फ फंक्शन का नाम लिख देना है। यहाँ पे रेफरेंस और कॉल करने में अंतर होता है। मैंने लिखा हैंडल क्लिक, ये सिर्फ रेफरेंस पास किया, इसको बोल देते हैं कॉल करना। तो हमें कॉल नहीं करना है, हमें सिर्फ रेफरेंस पास करना है यहाँ पे। अदरवाइज़ क्या होगा, वो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन हमें कब एग्जीक्यूट करवाना है, जब वो क्लिक करे यूज़र उसके ऊपर। तो ये चीज़ है ध्यान देने वाली।
द सेकेंड वन इज़ द मोस्ट कॉमन बिगिनर मिस्टेक, आपको कॉल नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ आपको उसका नाम पास करना है। जैसे अगर फंक्शन का नाम हैंडल क्लिक है तो सिर्फ हैंडल क्लिक लिखोगे आप, ओके, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया कि ऑन क्लिक हैंडल क्लिक, मतलब ऑन क्लिक पे ये फंक्शन आपका रन हो जाएगा जब यूज़र इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा। तो देखते हैं, कंसोल के अंदर जाएंगे एंड इसको बंद कर देता हूँ, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो इसके ऊपर क्लिक करो तो क्लिक करने पे आपको दिख रहा होगा 3 4 5 6 7 यहाँ पे चल रहा है इस तरीके से, मतलब क्लिक करने पे क्या हो रहा है, ये मेरा बार बार यहाँ पर क्लिक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है कि ऑन क्लिक किस तरीके से वर्क करता है इसमें। बाकी आपके ऊपर है कि आप क्लिक करवाने पे करवाना क्या चाहते हो। जैसे हमने कल देखा था कि हम काउंट को इंक्रीज़ कर रहे थे, कि काउंट की वैल्यू 1 2 3 कर दी या फिर 3 2 1 कर दी, तो वो कैसे होगा, ऑन क्लिक की हेल्प से। क्लियर है, सभी को क्लियर है? फटाफट सभी लोग बताओ, क्या ऑन क्लिक क्लियर है सभी को? कि अगर आपको क्लिक करने पे कोई काम करवाना, यूज़र जब क्लिक करे तब, सिर्फ 2 लोगों को, बाकी बाकी लोगों को क्लियर नहीं है? क्या समझ नहीं आया बताओ। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। सो कुछ कॉमन इवेंट्स, जैसे क्लिक करना एक इवेंट है, हैंडल चेंज क्या करता है ये समझते हैं, सबमिट करना एक इवेंट है, की डाउन एक इवेंट है। तो ये इवेंट्स हम पहले ही जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ चुके हैं, बट रिएक्ट में इनको किस तरीके से हम हैंडल करेंगे वो एक क्वेश्चन है, ओके। अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, एरो फंक्शंस यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने इस तरीके से बनाया, इसको एरो फंक्शन में बनाना होता है, कैसे बनाता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल क्लिक इज इक्वल टू ये एरो वाला सिंटैक्स मेरा, और यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग क्लिक्ड। तो ये भी कर सकते हो आप, एरो फंक्शन भी यहाँ पे बनाया जा सकता है, ओके। तो क्लिक तो हमने देख लिया। अगला है हैंडल चेंज, कि चेंज करने पे क्या होना चाहिए। चेंज हम कहाँ पे देखते हैं, इनपुट के अंदर, ये आपको याद होना चाहिए। इनपुट बॉक्स जो होता है हमारा, इसके अंदर मैं ऑन चेंज यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। क्या कर सकता हूँ, ऑन चेंज। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट हैंडल चेंज इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल कंसोल डॉट लॉग कॉल्ड लिख देते हैं, चलो यहाँ पे कॉल्ड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ऑन चेंज, कौन सा फंक्शन, हैंडल चेंज आपको कॉल कर देना है, कब, ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज पे क्या होता है, जब भी आप इसके अंदर कुछ टाइप करोगे तो ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। देखो मैं इसके अंदर जो भी टाइप कर रहा हूँ, जितनी बार भी टाइप करता हूँ उतनी बार मेरा कंसोल डॉट लॉग रन हो जाता है, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी कंसोल डॉट लॉग लिखा है। बाकी आप क्या चीज़ लिख रहे हो वो भी प्रिंट करवा सकते हो। कैसे प्रिंट करवा सकते हो, अब देखो आपको एक चीज़ याद होगी, इवेंट एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास। क्या होता है, एक इवेंट ऑब्जेक्ट। इवेंट ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्या होता है, उसके अंदर इवेंट की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा, तो इवेंट के अंदर इवेंट को पता होगा कि यहाँ पे ए मैंने टाइप किया, बट अभी सिर्फ कॉल्ड प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने इवेंट को हैंडल नहीं किया। इवेंट मान लो मैं ऐसे हैंडल करता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा ई, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ ई, मतलब ई के अंदर आएगा आपका इवेंट। तो देखते हैं यहाँ पे आता है फिर नहीं आता है। अब देखो मैंने लिखा ए, तो ए टाइप करने पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट। उसके अंदर क्या है, इस इवेंट की सारी इन्फॉर्मेशन है। मतलब जब भी मैंने इसके अंदर जैसे ए बी टाइप किया, तो बी टाइप करने पे भी एक ऑब्जेक्ट आएगा मेरे पास। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस इनपुट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर मैंने सी लिखा, तो जब मैंने सी लिखा तो इस सी की सारी इन्फॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो अगर आपको कौन सी की आपने टाइप की है वो अगर निकालना है, तो आप लिख सकते हो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर आप इसी तरीके से निकालते हो, डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो अगर आप लिखोगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, देखो जो मैं यहाँ टाइप करूँगा एग्जैक्ट वही आपको यहाँ पे दिखेगा, ए वी सी डी ई एफ, इस तरीके से देखो जो मैं टाइप कर रहा हूँ एग्जैक्ट वही चीज़ आपको यहाँ दिखाई देगी। तो टारगेट डॉट वैल्यू क्या प्रोवाइड करता है आपको, कंप्लीटली इसके अंदर आपने क्या लिखा है। जैसे अगर मैंने ए लिखा, तो अभी इनपुट बॉक्स के अंदर क्या है, ए है, बी मतलब अब ए बी है, तो ए बी प्रिंट हो गया। तो टारगेट डॉट वैल्यू क्या करता है, उस इनपुट बॉक्स के अंदर जो कम्प्लीटली वैल्यू है वो आपको प्रिंट करके देगा। ऐसा नहीं कि आपने सी लिखा तो सिर्फ सी आएगा, ए बी सी आएगा। क्यों, क्योंकि इस पूरे इनपुट बॉक्स के अंदर क्या वैल्यू है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, ऑन चेंज इवेंट क्लियर है सभी को। ऑन चेंज, जब इनपुट बॉक्स के अंदर चेंज हो रहा है
तब आपको कुछ करना है। ग्रेट। नेक्स्ट इवेंट इज हैंडल सबमिट। जब आप मान लो कोई फॉर्म सबमिट करते हो तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो हैंडल सबमिट। जैसे मान लो मैंने एक फॉर्म बनाया इस तरीके से कि फॉर्म एक्शन अभी छोड़ दो, इसके अंदर मान लो सिर्फ एक बटन बनाते हैं सबमिट नाम से। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर सिर्फ एक बटन है लेट से सबमिट नाम का, जो कि एग्जैक्ट यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। ठीक है, और इस बटन अगर मैं टाइप सबमिट कर दूँ, टाइप सबमिट, तो ये क्या करेगा, इस बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो पेज हमारा रिफ्रेश हो जाता है, मतलब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अभी कहाँ सबमिट होगा, कैसे सबमिट होगा, वो तो हमें पता नहीं है क्योंकि वो बैकएंड का काम है, बट सबमिट करने पे हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है इस तरीके से। बट सबमिट करने पे आपको कुछ अगर करना है तो आप फॉर्म के अंदर आओगे, यहाँ पे लिखोगे ऑन सबमिट। तो ऑन सबमिट पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैंडल सबमिट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, कि सबमिट करने पे आपको क्या करना है। कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं सबमिटेड सिर्फ यहाँ पे प्रिंट कर दूँ सबमिटेड, तो जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो सबमिटेड यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट होना चाहिए। तो देखो सबमिटेड प्रिंट तो होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे सबमिटेड यहाँ पे आपको दिखाई देगा, बट वो वैनिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप फॉर्म को सबमिट करते हो तो पेज आपका एकदम से रिफ्रेश हो जाता है। तो उस बिहेवियर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आपको चाहिए इवेंट ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट लेके आऊँगा और यहाँ पे जस्ट ए सेकेंड, इसको यहाँ से हटाते हैं क्योंकि अब मुझे मल्टीपल लाइन्स लिखनी है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ये लाइन तो मेरी आएगी, इससे पहले मैं लिख दूँगा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, मतलब जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको आपको क्या करना है, प्रिवेंट कर देना है। क्या होता है इससे, इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है सबमिट का, कि सबमिट पे क्लिक करते ही रिफ़्रेश हो जाएगा। तो जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, मतलब रिफ़्रेश नहीं होगा, और कंसोल के अंदर मुझे सबमिटेड अब दिखाई देगा। देखो सबमिट, तो जब भी मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो सबमिटेड अब दिखाई देगा। ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से क्या होता है, जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो नहीं होता है। फिर जैसे सबमिट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है, पेज को रिफ़्रेश करना और फॉर्म को सबमिट करना, तो उसको मैंने हटा दिया वहाँ से और कह दिया ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। उसके बाद आप कुछ भी लिखो वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, एंड ऑन सबमिट पर आप यूज़ करोगे कहाँ पे, फॉर्म के अंदर। उसके बाद आप कोई भी फंक्शन इसके अंदर दे सकते हो। बाकी इसका काम क्या होगा, बैक एंड में इस फॉर्म की वैल्यूज़ को सबमिट करना है, इसके अंदर इनपुट बॉक्सेस होंगे, बट अभी हम फोकस कर रहे हैं इवेंट्स के ऊपर। तो ऑन सबमिट क्लियर है, ऑन सबमिट क्लियर, ये इवेंट्स हैं अलग अलग बस, बहुत बढ़िया। ऑन सबमिट के बाद है हमारे पास क्या है, हैंडल की डाउन। ठीक है, हैंडल की डाउन। अब हैंडल की डाउन से क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। ये हमें यूज़ करना पड़ेगा इनपुट बॉक्स के अंदर ही यूज़ करना पड़ेगा हैंडल की डाउन। तो इनपुट बॉक्स हमारे पास ऑलरेडी है, इसके अंदर अभी हम ऑन चेंज को यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करेंगे हैंडल या फिर ऑन की डाउन, ऑन की डाउन। ठीक है, अगर आपको हैंडल की डाउन मतलब जब आप की को प्रेस करोगे, कौन सी की प्रेस हुई है वो आपको निकालना है, तो आप यूज़ करोगे ऑन की डाउन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैंडल की डाउन, एक फंक्शन बनाऊँगा हैंडल की डाउन नाम का, यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखो आप ऐसे भी फंक्शन बना सकते हो, एरो फंक्शन भी बना सकते हो। अभी मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ इस तरीके से, और चलो यहीं पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग सम की प्रेस्ड। ठीक है, सम की प्रेस्ड। तो मैं जैसे इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, अगर आपको ये कंसोल के अंदर चीज़ें हटानी है ना, या तो पेज को कंप्लीट रिफ्रेश कर लो, या फिर ऊपर एक बटन आता है इसको प्रेस कर दो, उससे सारी चीज़ें हट जाती हैं। तो मैंने डी लिखा तो सम की प्रेस्ड, ई लिखा, कुछ भी लिखा, तो यहाँ पे आ रहा है सम की प्रेस्ड, बट कौन सी की प्रेस हुई वो मुझे पता नहीं है। वो कैसे पता चलेगी, इवेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट को लेके आता हूँ, और इवेंट को, इवेंट के अंदर एक चीज़ होती है ई डॉट की करके होता है, आई गेस इससे काम हो जाना चाहिए, ई डॉट की। देखो अब मैं लिखता हूँ ए तो ए प्रिंट होगा, बी तो बी प्रिंट होगा, एंटर तो यहाँ पे एंटर प्रिंट हो जाएगा। मतलब कौन सी की मैं प्रेस कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ तो टैब प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता करना है कि कौन सी की प्रेस हुई, तो आप यूज़ करोगे ई डॉट की। कहाँ पे यूज़ करोगे, ऑन की डाउन।
ऑन की डाउन मतलब जब यूज़र ने कोई की प्रेस की है। ओके, तो अगर मैं बी लिखता हूँ तो बी प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। और टारगेट डॉट वैल्यू में क्या होता था, इस इनपुट बॉक्स की पूरी वैल्यू प्रिंट हो जाती है इस तरीके से, ए बी बी डी इस तरीके से। बट ऑन की डाउन में क्या होता है, सिर्फ जो स्पेसिफिक की आपने अभी जो प्रेस की है उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी, किसमें, हैंडल की डाउन के अंदर, राइट। तो हैंडल की डाउन, ऑन की डाउन क्लियर है। ऑन की डाउन, ऑन की अब भी होगा कि जब आपने की को रिलीज़ कर दिया तब क्या करना है, बाकी आप इनको एक्सप्लोर कर ही सकते हो। एक दो और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, हैंडल माउस एंटर। अब माउस एंटर क्या होता है कि जब आप किसी बॉक्स के अंदर माउस को लेके गए, हवर वाली चीज़, तो लेट से एक यहाँ पे डिव बना लेते हैं, डिव के अंदर लिख देते हैं कि दिस इज़ अ डिव। अब मैं इसके अंदर जब अपना कर्सर लेके जाऊँगा तो स्टाइल में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। इस तरीके से स्टाइल देनी होती है। यहाँ पे स्टाइल एक ऑब्जेक्ट होता है, तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट आपको देना पड़ेगा। सो एक मेरा यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा, इस बॉक्स के अंदर जब मैं अपना माउस का कर्सर लेके जाता हूँ तब कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या इवेंट है, ऑन माउस एंटर, कि माउस एंटर पे क्या होना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ हैंडल माउस एंटर। ये फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा रीजनेबल लिखा है, बाकी फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। ये ऑन माउस एंटर ही रहेगा, बट इसका नाम कुछ भी हो सकता है फंक्शन का। तो मैंने लिखा ऑन माउस एंटर, हैंडल माउस एंटर। मान लो मैं सिर्फ इतना प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ कि कंसोल डॉट लॉग एंटर्ड। अब क्या होगा, जब जब इसके अंदर मेरा, देखो, कर्सर जाएगा तो क्या होगा, एंटर्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसके नंबर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, देखो माउस लेके गया 5, फिर लेके गया 6 7 8 इस तरीके से। तो जितनी बार इसके अंदर से मैं माउस लेके जाऊँगा उतनी बार मेरा ये कॉल हो जाएगा, कौन सा, ऑन माउस एंटर। तो ऑन माउस एंटर क्लियर है, ये तो सब सिंपल सिंपल है। इसी तरीके से ऑन माउस क्या है, ऑन माउस लीव। तो लीव पे आपको पता ही है कि जब माउस इससे बाहर आ जाएगा। ये तो इजी है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आई गेस। तो ये यहाँ तक के सारे इवेंट्स सभी को क्लियर है। इवेंट्स यही थे सारे के सारे, बाकी बस आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी, कौन सा कहाँ पे यूज़ होगा वाली चीज़ें। ग्रेट, अब यहाँ से आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब इवेंट ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो ये तो आपको पता ही है कि जैसे इवेंट के अंदर से आपको की पता चल सकती है कौन सी की है। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमने देखा, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हमने देखा, तो ये आपको पता ही है। ई डॉट टारगेट हमने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में भी देखा था। नेक्स्ट इज पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू हैंडलर्स। अगर आपको हैंडलर्स में आर्ग्यूमेंट्स पास करना है, क्या करना है आपको, कोई आर्ग्यूमेंट अगर पास करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। जब आपको कोई आर्ग्यूमेंट पास करवाना है तो आर्ग्यूमेंट कैसे पास करोगे, आर्ग्यूमेंट मतलब जैसे यहाँ पे तो बहुत सारा कोड हो गया ऑलरेडी, एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं, फंक्शन न्यू करके बना लेते हैं, चलो न्यू। और कंपोनेंट है तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही रहेगा, और ये रिटर्न क्या करेगा, JSX से रिटर्न करेगा। ओके, आप चाहो तो आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा सकते हो, मैंने अभी नहीं लगाया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लेट से बटन बना देते हैं, क्लिक मी, और इस बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, हैंडल क्लिक नाम का फंक्शन एक बना लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, और कंसोल डॉट लॉग क्लिक, ये आपको पता है, क्लिक्ड, ठीक है। लेकिन इस केस में मेरा यूज़ केस ये है, पहले तो मैं इसको यहाँ ले देखो, अब मैं न्यू नाम का कंपोनेंट बना लूँगा, इससे होगा कुछ नहीं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। अगर मुझे देखना है तो मुझे इसको यहाँ पे इस तरीके से लेके आना पड़ेगा कि न्यू। वैसे तो आपको सेपरेट फाइल बनानी चाहिए, बट अभी मैं यहीं पे बना रहा हूँ। तो ये क्लिक में मेरा आ गया। इसके ऊपर क्लिक करने पे मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक हैंडल क्लिक, ये हैंडल क्लिक नाम का फंक्शन मेरा रन हो जाना चाहिए, जो कि रन हो रहा है। बट मान लो मुझे इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करना था कि नेम, इस तरीके से जैसे इवेंट होता है उस तरीके से मान लो नेम, ठीक है। तो
और वो नेम मुझे यहाँ पे प्रिंट करना था फिर, कि जो भी नेम आपने यहाँ से पास किया, कुछ भी नेम हो सकता है, वो नेम मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। और क्लिक करने पे मान लो मुझे कोई आर्गूमेंट पास करना था। आर्गूमेंट अब पास कर सकते हैं ना जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस में, आपको याद होगा। तो कैसे पास करते थे, इस तरीके से पास करते थे कि फंक्शन का नाम लिखा, इस तरीके से कॉल किया, इसके अंदर नाम पास कर दिया, एक आर्गूमेंट नाम है तो इस तरीके से मैंने नाम पास कर दिया। तो सेम काम मैं ऑन क्लिक के अंदर से कैसे कर सकता हूँ, वैसे तो हमने कल पढ़ा था ये, बट कल ये स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पे, मान लो ऐसा कर दिया, इसके अंदर से डायरेक्ट मैंने नाम पास कर दिया, क्या इससे मेरा काम हो जाएगा? देखो नाम तो प्रिंट हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग नेम, बट नेम यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है। दो बार स्टार्टिंग में तो प्रिंट हो रहा है, बिना क्लिक किए प्रिंट हो रहा है, देखो बिना क्लिक किए ही प्रिंट हो रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ बटन के ऊपर, नहीं कर रहा हूँ, स्टिल नेम प्रिंट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा बताओ मुझे? कब चाहिए? जब मैं बटन पे क्लिक करूँ। हो कब रहा है? जब भी पेज लोड हो रहा है मेरा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गलती लग रही है आपको कोड में बताओ यहाँ पे, कि वो डायरेक्टली प्रिंट कर दे रहा है। मुझे कब प्रिंट करना है? क्लिक करने पे, बट अभी कैसे हो रहा है? डायरेक्टली। तो कैसे फिक्स करेंगे इसको बताओ फटाफट। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, एनीवन ऐसा क्यों हो रहा है कि क्लिक करने पे तो कुछ नहीं होता है, बट पेज लोड होते ही स्टार्टिंग में प्रिंट हो जाता है नाम? ध्यान से देखो कोड को। स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्या कहा था, फंक्शन का सिर्फ रेफरेंस पास करना है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑन क्लिक हैंडलली। यहाँ पे मैंने कॉल किया फंक्शन को? कभी भी नहीं किया। कहीं पे भी देख लो आप, क्लिक के अंदर मैंने कभी भी फंक्शन को कॉल किया? नहीं किया, सिर्फ उसका रेफरेंस पास किया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे कॉल कर दिया ना फंक्शन। अगर पैरेंथेसिस लगा दी तो मतलब कॉल कर दिया, तो कॉल तो करना ही नहीं है। ऐसे ऐसे क्या होगा, डायरेक्टली कॉल हो जा रहा है, वो पेज लोड होते ही वो कॉल हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है मेरी। देखो पेज लोड हुआ, वो कॉल हो गया। क्लिक करने का तो यहाँ पे नाम ही नहीं आया, पेज लोड होते ही वो कॉल हो गया मेरा फंक्शन। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इसको इस तरीके से पास करना है, ठीक है। आप देखो, आप कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, पेज को आप रिफ्रेश करो, जब मैं क्लिक करूँगा सिर्फ तभी वो नेम मेरा प्रिंट होगा। तो क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली कॉल हो जा रहा है। अगर आप उसको डायरेक्टली कॉल कर रहे हो तो आपको इस तरीके से एक इस फंक्शन की तरफ से उसको पास करना पड़ेगा, एक एरो फंक्शन की हेल्प से, कि इसके अंदर कोई आर्गुमेंट आने वाला है तो एक एरो फंक्शन की तरह इसे पास करो यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो, ये वाला पैटर्न आपको हमेशा यूज़ करना है। रैप इन एरो फंक्शन व्हेन यू नीड टू पास आर्गुमेंट्स ऑलवेज, ठीक है। क्या करना है आपको, जब भी आपको कोई आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत है क्लिक करने पे या फिर कभी भी, तो आप उसको हमेशा इस तरीके से एरो फंक्शन में रैप करोगे। दिस टिप्स बिगिनर्स अब कॉन्स्टेंटली स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन इट। ओके, तो उसको ध्यान में रखना, डायरेक्टली कॉल मत करना, हमेशा इस तरीके से एरो फंक्शन में आप इसको रैप करोगे। ओके, क्लियर है कि वो बिहेवियर क्यों आ रहा था और उस बिहेवियर को फिक्स कैसे करना है। जब भी आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे तो डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते आप, आपको उसको एक एरो फंक्शन में रैप करना पड़ेगा। कैसे? इस तरीके से, ठीक है। व्हाट इज़ नेक्स्ट? कंडीशनल रेंडरिंग। ओके, तो ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है इवेंट्स के बारे में, इतना ही था इवेंट्स के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में। तो कंडीशनल रेंडरिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नया बना लेते हैं कंपोनेंट, और ये बाकी सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा, अभी कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब कमेंट कर देते हैं, ताकि एक क्लीन पेज मुझे मिल जाए। तो ये लाइन कमेंट नहीं करनी थी और ये भी कमेंट नहीं करना, ठीक है। और ये XML कैसे कमेंट होगा, ये ऐसे कमेंट होगा, ठीक है। पैरेंथेसिस स्लैश स्टार स्टार स्लैश पैरेंथेसिस, पहले मैंने गलत कर दिया था बट अब ठीक है। तो एक मैं नया कंपोनेंट यहाँ पे बना देता हूँ कि डैशबोर्ड फंक्शन डैशबोर्ड। अब कंपोनेंट है, आपको नई फाइल बनानी चाहिए वैसे, लेकिन फर्स्ट लेटर हमेशा अपर केस रखना उसका। तो कंडीशनल रेंडरिंग होता क्या है, नाम से पता चल रहा है कि मान लो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कोई चीज़। जैसे मान लो मैंने वेबसाइट में लॉगिन नहीं किया है और एक केस में मैंने लॉगिन किया हुआ है,
तो दोनों केसेस में मुझे डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट दिखाना पड़ेगा ना। कोई भी वेबसाइट होती है तो जब आप लॉगिन करते हो तो कुछ एक्शंस आप तब परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आप कुछ स्पेसिफिक एक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकते हो, राइट। तो यही होती है कंडीशनल रेंडरिंग। इसको हम करते कैसे हैं? रेंडरिंग डिफरेंट यूआई बेस्ड ऑन स्टेट और प्रॉप्स। ओके, 4 पैटर्न्स ऑल यूजफुल। तो पहला पैटर्न क्या है? टर्नरी। तो पहले हम इसी को पढ़ते हैं कि मान लो अगर यूज़र लॉग्ड इन है तब क्या करना है, अगर लॉग्ड इन नहीं है तो तब क्या करना है। तो डैशबोर्ड मान लो मैंने एक बना लिया और यहाँ से रिटर्न करते हैं एक एग्जाम्पल। ओके, तो मैं एक वेरिएबल बना लूँगा, स्टेट वेरिएबल बनाऊँगा, ताकि रिएक्ट उसके ऊपर एक नज़र रखे कि ये जब चेंज होगा तो आपको देखना है। तो मैं लिख देता हूँ इज़ लॉग्ड इन एंड सेट इज़ लॉग्ड इन, ये आपको याद होगा कल से। और इसके अंदर मैं यूज़ स्टेट लिख सकता हूँ कि फॉल्स, इनिशियली लॉग्ड इन नहीं है लेट से। अब जब यूज़र लॉग्ड इन है तो मुझे ऐसा दिखाना है कि H1 लॉग्ड इन। जब लॉग्ड इन नहीं है तब क्या दिखाना है? लॉग्ड आउट, इस तरीके से। अभी तो मुझे दोनों चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, कोई बता सकता है? अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, बट मैंने यहाँ पे लिखा तो हुआ है लॉग्ड इन लॉग्ड आउट H1 के अंदर, बट स्टिल यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। एनीवन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ये नहीं आ रहा है तो मतलब आपको रिएक्ट नहीं आता। ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे मैंने लिखा है H1 लॉग्ड इन लॉग्ड आउट। अभी तो मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई ना, तो अभी तो प्रिंट होना चाहिए था, स्क्रीन में दिखना चाहिए था, बट नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एनीवन, ध्यान से देखो कोड, देख लो पूरा कोड, देख लो ऊपर से नीचे तक। व्हाट इज़ द रीज़न? एग्जैक्टली, अगर मुझे कोई भी चीज़ यूआई के अंदर दिखानी है तो उसको मुझे कहाँ देखना पड़ेगा, कहाँ रखना पड़ेगा? इस ऐप के अंदर। ये जो ऐप फंक्शन है, ऐप जो कंपोनेंट है, इसके अंदर रखना पड़ेगा। इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो वहाँ पर आ जाएगा। तो डैशबोर्ड नाम का कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट कैसे यूज़ करते हैं हम? कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं ऐसे कि डैशबोर्ड। अब मुझे यहाँ पे दिखाई देगा लॉग्ड इन एंड लॉग्ड आउट, बट ये मुझे दिखाना कब है? जब यूज़र लॉग्ड इन है तब लॉग्ड इन, जब यूज़र लॉग्ड आउट है तब लॉग्ड आउट। तो दोनों चीज़ें तो एक साथ दिखा नहीं सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्टेट मैंने बनाई हुई है कि इज़ लॉग्ड इन एंड इज़ लॉग्ड आउट। तो इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं इफ एल्स यूज़। देखो इसको ले आओ इसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से। एंड अभी चलो इसको हटा ही देते हैं, पूरा हटा देता हूँ। सिंपली इफ एल्स यूज़ करते हैं। अब इफ एल्स में डायरेक्ट ऐसे तो यूज़ कर नहीं सकता हूँ, मुझे कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने पड़ेंगे। अगर रिटर्न के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो कर्ली ब्रैकेट लिखने पड़ेंगे। तो मैं लिखता हूँ इफ़ इज़ लॉग्ड इन देन ऐसे। तो देखो यहाँ पे इफ एल्स काम नहीं करेगा, इसके अंदर रिटर्न के अंदर इफ एल्स काम नहीं करेगा। तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? टर्नरी ऑपरेटर। बताइए आपको टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड ये कोलन। तो सबसे पहले कंडीशन आ जाएगी कि इफ़ इज़ लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू, या फिर सिर्फ इतना लिखोगे तो उसका मतलब भी सेम है कि अगर इज़ लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू है तो तब क्या दिखाना है? तब दिखाना है ये कि इज़ लॉग्ड इन डॉट डॉट डॉट। अदरवाइज कोलन के बाद आप लिख दो जब इज़ लॉग्ड इन की वैल्यू फॉल्स होगी तब क्या करना है? तब लिख दो जस्ट अ सेकेंड H1 इज़ लॉग्ड आउट। अभी क्या प्रिंट होगा? सिर्फ एक चीज़ प्रिंट होगी, इज़ लॉग्ड आउट। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है इज़ लॉग्ड इन, जब ट्रू होगा सिर्फ तभी इज़ लॉग्ड इन आना चाहिए, और इसकी इनिशियल वैल्यू है फॉल्स। अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तब क्या होगा? इज़ लॉग्ड इन प्रिंट होगा। तो भले ही थी यहाँ पे दोनों चीज़ें, बट मैंने क्या किया? कंडीशनली इनको रेंडर करवाया, राइट। अब इसके अंदर आप कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इसके अंदर आप कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हो। मान लो एक मैंने कंपोनेंट यूज़ किया। अच्छा ये समझ में आया? पहले ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि यहाँ पे क्या हुआ? या सुनो, एक वेरिएबल के बेस पे मैंने चीज़ों को रेंडर करवाया कि अगर इस लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू है तो तब ये, अदरवाइज़ ये। तो मैं ये कह रहा हूँ कि H1 की जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? मैं कंपोनेंट्स भी यूज़ कर सकता हूँ। मैंने मान लो कंपोनेंट बना लिया, फंक्शन लॉग्ड इन नाम का एक कंपोनेंट बना लिया, और ये रिटर्न करता है फॉर एग्ज़ाम्पल H2 के अंदर यूज़र इज़ लॉग्ड इन। और इसी तरीके से
एक और कंपोनेंट बनाया लॉग्ड आउट नाम से, लॉग्ड आउट। यहाँ पे मैंने लिखा यूज़र इज़ लॉग्ड आउट। अब ये कंपोनेंट मुझे अगर यहाँ दिखाने हैं तो मैं सिंपली ऐसा कर दूँगा, ये H1 को यहाँ से हटाऊँगा और एक सिंपल सी चीज़ लिख दूँगा, जैसे मैं नॉर्मली कंपोनेंट को लिखता हूँ। तो मैं लिख दूँगा लॉग्ड इन और स्लैश लगा के बंद कर दिया। और सेम पैटर्न यहाँ पे कि लॉग्ड आउट एंड स्लैश लगा के बंद कर दिया। तो ये कंपोनेंट का लोड होगा जब इस लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू, अदरवाइज अगर फॉल्स हुई तो लॉग्ड आउट मेरा लोड होगा। तो आपको अब दिख ही रहा है यहाँ पे यूज़र इज़ लॉग्ड इन प्रिंट हो रहा है, मतलब उस कंपोनेंट के अंदर की चीज़ें हमारी यहाँ पर प्रिंट हो रही है, राइट। तो पहला पैटर्न तो हमारा ये हो गया। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, मान लो मुझे इसको एक यहाँ पे बटन भी प्रोवाइड करना था कि लॉग इन और लॉग आउट करने के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बटन यहाँ पे बना सकते हैं, इसके नीचे एक बटन बना लिया, ठीक है। और ये बटन ऑन क्लिक करने पे क्या करेगा, ऑन क्लिक पे मैं लिख देता हूँ कि कल मैंने आपको बताया था अगर वैल्यू को जस्ट इन्वर्ट कर देना है, इस बटन ने करना क्या है, अगर वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स कर देना है, फॉल्स है तो ट्रू कर देना है, लॉग्ड इन है तो लॉग्ड आउट कर देना है, लॉग्ड आउट है तो लॉग्ड इन कर देना है इस बटन में। तो मैं क्या करूँगा कि सेट इज़ लॉग्ड इन, उसकी वैल्यू को जस्ट इन्वर्ट कर दो, किससे, इज़ लॉग्ड इन से, मतलब इज़ लॉग्ड इन की जो पहले वैल्यू थी उससे जस्ट इन्वर्ट कर दो। अगर ट्रू होगी तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। अब लेकिन इसके अंदर मैं कंटेंट क्या लिख दूँ, अगर मैं लॉग आउट लिख दूँगा तो तब भी गलत हो जाएगा। देखो अभी लॉग्ड इन है, लॉग्ड आउट आ रहा है, अब यूज़र लॉग आउट हो गया फिर भी लॉग आउट आ रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम है ना। जब यूज़र लॉग आउट है तो तब तो लॉग इन प्रिंट होना चाहिए, तो ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली ऐसा नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगा टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे मैं लिखूँगा अगर यूज़र इज़ लॉग्ड इन है, यूज़र लॉग्ड इन है, तब बटन के अंदर क्या आना चाहिए, लॉग आउट आना चाहिए, अदरवाइज़ क्या आना चाहिए, लॉग इन, लॉग इन। अब देखो यूज़र अगर लॉग्ड इन है तो लॉग आउट ही तो आएगा बटन में, और अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है मतलब लॉग्ड आउट है तो लॉग इन आना चाहिए। तो देखो अभी लॉग्ड आउट है तो लॉग इन का बटन आया, अब लॉग इन है तो लॉग आउट का बटन है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसको, टर्नरी ऑपरेटर्स को, कंडीशनल रेंडरिंग को। यहाँ पे मैंने कंडीशनल रेंडरिंग यूज़ की, बटन के अंदर मैंने कंडीशनल रेंडरिंग यूज़ की। तो जगह जगह देखो जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क का कोलन आपको दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पर मैंने कंडीशनल रेंडरिंग को यूज़ किया होगा। ये सभी के समझ में आया। पहली चीज़ टर्नरी ऑपरेटर, वैसे जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है बट रिएक्ट के अंदर आप इसको यूज़ कर रहे हो बस, कि कहाँ पे आपको कौन सी चीज़ लोड करवानी है। तो जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, फंडामेंटल्स, बाकी रिएक्ट इज़ ईजी। ये क्लियर है सभी को, डाउट्स पूछा करो देखो। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मुझे कोई स्पेसिफिक चीज़ कब दिखानी थी, जब यूज़र के एक मेरे पास इज़ लॉग्ड इन वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने ट्रू या फिर फॉल्स लिखा होगा कि यूज़र लॉग्ड इन है या फिर नहीं है। अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी। तो जब इसकी वैल्यू ट्रू है मतलब इज़ लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू है, तब क्या करना है, क्वेश्चन मार्क के बाद वो बता दो। मैंने कहा अगर इज़ लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू है तो आपको ये वाला कंपोनेंट लोड करना है, कौन सा, ये लॉग्ड इन वाला कंपोनेंट, ठीक हो गया। अगर इज़ लॉग्ड इन की वैल्यू फॉल्स है मतलब यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, तब आपको कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, ये लॉग्ड आउट वाला। और इन दोनों में से सिर्फ एक ही कंपोनेंट दिखेगा, या तो लॉग्ड इन दिखाई देगा या फिर लॉग आउट दिखाई देगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यूज़र इज़ लॉग्ड इन आ रहा है तो कभी आएगा यहाँ पे यूज़र इज़ लॉग्ड आउट, दोनों में से सिर्फ एक चीज़ आएगी। तो ये पहली चीज़ क्लियर है, बटन वाला समझा रहा हूँ मैं, पहली चीज़ क्लियर है जो पहले लाइन पे लिखा है, ग्रेट। नेक्स्ट इज़ ये बटन, ये बटन क्या कर रहा है, बेसिकली लॉग इन और लॉग आउट करने में आपको हेल्प कर रहा है। तो लॉग इन और लॉग आउट है क्या, ट्रू या फिर फॉल्स ही तो है। अगर लॉग इन करना है तो ट्रू कर दो, लॉग आउट करना है तो इसको फॉल्स कर दो। वही मैंने यहाँ पे किया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सेट, देखो ऑन क्लिक पे क्या करना है, सेट इज़ लॉग्ड इन की वैल्यू कर दो आप इज़ लॉग्ड इन का जस्ट उल्टा, आगे से नॉट लगाया हुआ है ना, तो इससे क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो फॉल्स हो जाएगी, अगर फॉल्स होगी तो ट्रू हो जाएगी। मतलब मैं लॉग्ड इन से लॉग आउट में उसको टॉगल करवा रहा हूँ। ओके, तो ये अंदर का फंक्शन समझ में आया, अंदर का फंक्शन समझ में आया, ऑन क्लिक पे जो फंक्शन लिखा हुआ है, ग्रेट। बस वो वैल्यू को इन्वर्ट कर रहा है। अब बटन के अंदर कंटेंट क्या आना चाहिए, लॉग आउट या फिर लॉग इन आना चाहिए। अब दो अलग अलग बटन तो बनाऊंगा नहीं, एक ही बटन बनाऊंगा। तो मैंने क्या कहा, अगर इस लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू है, मान लो आप किसी वेबसाइट में हो, उस वेबसाइट के अंदर आप लॉग्ड इन हो,
तो आप क्या करोगे उस वेबसाइट के अंदर से, लॉग इन फिर से करोगे या लॉग आउट करोगे? लॉग आउट करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने क्या कहा, अगर लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू है तो मतलब यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो यूज़र क्या करना चाहेगा, अब लॉग आउट करना चाहेगा, फिर से लॉग इन तो करना नहीं चाहेगा। अगर आप पहले से लॉग इन हो किसी वेबसाइट पर तो फिर से लॉग इन थोड़ी करोगे, लॉग आउट ही तो करोगे। मैंने वही कहा कि अगर लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू हो गई तब बटन के अंदर दिखाओ लॉग आउट। अगर लॉग्ड इन की वैल्यू फॉल्स हो गई मतलब यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, तब आपको क्या दिखाना है, लॉग इन। बस इतना सा काम है। देखो अब देखो मैं ऑलरेडी अभी क्या हूँ, लॉग्ड आउट हूँ, तो मैं लॉग इन ही करना चाहूँगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मैंने लॉग इन कर दिया तो अब मैं लॉग आउट करना चाहूँगा, अब लॉग इन हो तो फिर से लॉग इन थोड़ी करूँगा। तो ये चीज़ है, आप समझ में आ गया? ग्रेट। तो दूसरा क्या है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, व्हेन देयर इज़ नो एल्स। अभी तो मेरे पास दो कंडीशन थी कि जब लॉग्ड इन होगा तो ये दिखाना है, लॉग आउट होगा तो ये दिखाना है। अब मान लो मेरे पास कुछ ऐसा था कि जब लॉग्ड इन है तब ये चीज़ दिखानी है, लॉग आउट वाले को छोड़ दो, लॉग आउट वाला हैंडल नहीं करना है, तो तब क्या करोगे? या फिर मान लो कोई एरर आ गया तो सिर्फ एरर दिखाना है आपको, बाकी चीज़ें नहीं करनी है, तो तब क्या करोगे? तो इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होता है हमारा कुछ इस तरीके से। अच्छा मान लो मैं जब मैंने आपको फैच समझाया था, एपीआई के बारे में समझाया था, फैच मैंने पढ़ाया था आपको अगर याद हो, तो मैंने कहा था जब आप इंटरनेट में कहीं पर भी कोई कॉल करते हो, कॉल मतलब इंटरनेट की हेल्प से फैच जब आप यूज़ करते हो, तो उस चीज़ में कुछ टाइम लगता है। जैसे आप लोडिंग वाली चीज़ें देखते होगे, मैंने आपको यहाँ से आपको मैसेज भेजा हाय, तो इंस्टेंटली तो आपके पास पहुँचा नहीं, कुछ माइन्यूट टाइम लगा। अगर इंटरनेट फास्ट होगा तो जल्दी पहुँच जाएगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये चीज़ है। तो बीच में हल्की सी लोडिंग हो रही है, तो जब ये लोड हो रहा है, मैं कह रहा हूँ इस लोडिंग के बीच में आपको कुछ मान लो लोडिंग दिखना चाहिए। ओके, आपको क्या दिखना चाहिए, लोडिंग दिखाई देना चाहिए कि जब मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ, या फिर सेंडिंग दिखाई देना चाहिए। तो ये कैसे आप कर सकते हो, आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। मान लो आपके पास एक स्टेट है कि कॉन्स्ट इज़ लोडिंग या फिर इज़ सेंडिंग। जब मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो तब आएगा इज़ सेंडिंग, और इसके दूसरा होगा सेट इज़ सेंडिंग। दो चीज़ें होती हैं ना यूज स्टेट के अंदर, एक स्टेट होती है, दूसरा उसका सेटर फंक्शन। और यूज स्टेट में मैंने मान लो कर दिया इसको ट्रू, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ट्रू। तो जब मैं सेंड कर रहा हूँ तो स्क्रीन के अंदर क्या आना चाहिए, सेंडिंग। उसके उसके अलावा आना चाहिए सेंड, अगर ऑलरेडी सेंड हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि सेंड वाला केस छोड़ दो, सिर्फ इतना दिखाओ कि सेंड जब हो रहा है तो आपको सेंडिंग दिखाना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लेट से पैराग्राफ बना लेता हूँ, पैराग्राफ के अंदर दिखाऊंगा। यहाँ पे लिखना है आपको सेंडिंग, लेकिन सेंडिंग सिर्फ तभी आना चाहिए जब आपकी एक्चुअल में वैल्यू इसकी ट्रू हो। किसकी, इस सेंडिंग की जब वैल्यू ट्रू हो तब सेंडिंग आना चाहिए। अभी तो हर बार सेंडिंग आएगा। एक बटन ही बना लो, चलो एक बटन तो बना ही सकते हैं। इसके अंदर मैं लिख दूँगा सेंड, इसके अंदर लिख दिया सेंड। ये क्या करता है, ऑन क्लिक ये करता है सेट इज सेंडिंग की वैल्यू को ट्रू। ठीक है, सेट इज सेंडिंग की वैल्यू को ट्रू। ठीक है, अब जब इसकी वैल्यू फॉल्स है, मैंने कहा जब मैसेज सेंड नहीं हो रहा है तब यहाँ पे सेंडिंग नहीं आना चाहिए। ठीक है, जब मैसेज सेंड हो चुका है मान लो, तब सेंडिंग में यहाँ पे सेंडिंग नहीं आना चाहिए। मतलब एल्स वाला केस है ही नहीं। या तो दो चीज़ें होती कि अगर मैसेज सेंड हो गया तो आपको यहाँ पे सेंड दिखाना है, तो अब तक आप यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर लेते। बट मैंने कहा एल्स वाला केस है ही नहीं तो यहाँ पे कौन सा केस आ गया, शॉर्ट सर्किट वाला। शॉर्ट सर्किट क्या कहता है कि आप कुछ ऐसा यूज़ करो। अच्छा, ये एक स्ट्रिंग हो जाएगी, अब इसको एक स्ट्रिंग में बना दो इस तरीके से। तो मैं कहता हूँ ऐसा, अगर इस सेंडिंग की वैल्यू ट्रू है, एंड अगर इस सेंडिंग की वैल्यू ट्रू है सिर्फ तभी आपको सेंडिंग दिखाना है, अदरवाइज कुछ मत दिखाओ। देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियली वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स है तो यूआई के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। देखो एल्स वाला केस ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो सेंडिंग आएगा। मतलब जब वैल्यू ट्रू है इस चीज़ की तभी सिर्फ आपको ये चीज़ दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। एल्स वाला केस है ही नहीं। ये एंड को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। क्लियर। अब इसी चीज़ को आप लोडिंग में यूज़ कर सकते हो कि जब लोडिंग हो रही है, लोडिंग एंड मान लो आपको स्पिनर दिखाना है तो आप ऐसा लिख सकते हो इस तरीके से कि लोडिंग एंड इसके बाद मान लो आपको यहाँ पर लोडिंग दिखाना है इस तरीके से, ये आप कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर हुई सभी को, शॉर्ट सर्किट। फटाफट सभी लोग बताओ। बेसिकली इसमें है क्या, एल्स वाला केस नहीं है मेरे पास।
पहले तो मेरे पास एल्स वाला केस था टर्नरी में, बट इसमें एल्स वाला केस नहीं है। ओके, जैसे ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर नोटिफिकेशन आपकी एक से ज़्यादा है तभी आपको नोटिफिकेशन वाला बैच दिखाना है, अदरवाइज़ मत दिखाओ। कोई वैल्यू ही नहीं है उस चीज़ की। जब नोटिफिकेशन एक से ज़्यादा है तब आपको दिखाना है, तो एंड आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। द ज़ीरो गोचा, तो ज़ीरो गोचा क्या है? रेंडर ज़ीरो ऑन स्क्रीन व्हेन एरे इज़ एम्प्टी, आइटम्स डॉट लेंथ एंड एन आइटम लिस्ट आइटम्स, आइटम डॉट लेंथ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, देखो ये एक एरे का आप कह सकते हो काइंड ऑफ बग टाइप का है, अभी आपके यूज़ में नहीं आएगा, अब इसको छोड़ दो। ठीक है, अब एक चीज़ होती है हमारे पास अर्ली रिटर्न। क्या होती है? अर्ली रिटर्न। अर्ली रिटर्न क्या कहता है? जैसे अभी तक आपने जितने भी कंपोनेंट पढ़े, एक और नया कंपोनेंट बना लेते हैं, फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको, कंपनी बोल देते हैं, चलो कुछ भी बोल दिया, कंपनी। मैंने आपसे अभी तक कहा था कि सिर्फ एक रिटर्न होगा इसके अंदर, सिर्फ क्या होगा? एक रिटर्न, और इसके अंदर आपको जो करना है करो। लेकिन मान लो कुछ ऐसा यूज़ केस आ गया कि आपके पास एक स्टेट है लोडिंग नाम की, कि लोडिंग, सेट इज़ लोडिंग, या फिर सेट लोडिंग, और यूज़ स्टेट ट्रू या फिर फॉल्स, कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ जब इसकी वैल्यू ट्रू हो तो पेज के अंदर कुछ भी नहीं आना चाहिए, मतलब कम से कम इस कंपोनेंट के पास है तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। हो सकता है इस कंपोनेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हों, बट उस टाइम इस कंपोनेंट के अंदर से कुछ भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए, दैट इज़ लोडिंग। तो ये आप कैसे करोगे? या तो आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर लो, कि आपने कहा लोडिंग अगर ट्रू है तब आपको सिर्फ लोडिंग दिखाना है, अदरवाइज़ जो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है वो कर दो। बट लिमिटेशन ये है कि आप टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ नहीं कर सकते और दिखाना भी लोडिंग है सिर्फ। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो, अब मैं इफ़ इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ इफ़ यूज़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बाहर तो यूज़ कर ही सकता हूँ, यहाँ तो यूज़ कर ही सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ़ लोडिंग, अगर लोडिंग है तो रिटर्न ऐसा, रिटर्न लोडिंग, या फिर इसको पैराग्राफ टैग बना लो, कुछ भी बना लो इस तरीके से। तो ये चीज़ है, रिटर्न आप XML यहाँ पे भी रिटर्न कर सकते हो, यहाँ पे भी रिटर्न कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 बार रिटर्न रिटर्न लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, फिर ये गलत हो जाएगा। रिटर्न मैंने 2 बार लिखा है भले, लेकिन कब लिखा है? ये वाला रिटर्न कब एग्जीक्यूट होगा? जब लोडिंग की वैल्यू ट्रू होगी, सिर्फ तभी ये वाला मेरा जो पार्ट है ये रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या? अर्ली रिटर्न। ठीक है, तो जैसे इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ अभी, अदरवाइज़ आप क्या दिखा दोगे? मान लो मैंने लिख दिया H3 के अंदर मेन कंटेंट, तो मेन कंटेंट कब आएगा? जब लोडिंग की वैल्यू फॉल्स होगी। अदरवाइज़ क्या होगा? लोडिंग की वैल्यू अगर ट्रू हो गई तो आप यहीं से रिटर्न कर गए, इससे नीचे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसको ऐप के अंदर यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड को किया कमेंट और इसको किया यहाँ पे यूज़ कंपनी। तो अभी क्या आएगा? सिर्फ लोडिंग लिख के आएगा यहाँ पे, राइट? क्यों आएगा लोडिंग लिख के? क्योंकि ये कंपोनेंट आपका लोड होगा, लोडिंग की वैल्यू देखिए ट्रू, तो यहीं से आप रिटर्न करेंगे, इसी लाइन से आप वापस हो गए, नीचे आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर इसको फॉल्स कर दो तो क्या होगा? फिर से ये लाइन चेक होगी, लेकिन लोडिंग की वैल्यू होगी फॉल्स, तो इसके अंदर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब आओगे आप नीचे, तब क्या आएगा यहाँ पे? आपका मेन कंटेंट। तो ये चीज़ है, इसको हम बोलते हैं अर्ली रिटर्न। अर्ली रिटर्न समझ में आया सभी के? कि आप पहले ही रिटर्न कर सकते हो किसी कंडीशन के बेस पे। अब ऐसा नहीं करना है 2 बार रिटर्न रिटर्न लिख दिया एक ही के अंदर, उसमें गलत हो जाएगा। अगर रिटर्न लिखना है तो कंडीशन के अंदर लिखो। क्लियर है सभी को? अर्ली रिटर्न, यस और नो? फटाफट, कोई डाउट है तो डाउट बताओ। ग्रेट, बाकी आपके ऊपर, आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो। लास्ट इज़ रेंडरिंग नथिंग। जब आपको कुछ भी रेंडर नहीं करना, ठीक है, क्या करना है आपको? कुछ भी रेंडर जब नहीं करवाना, तो आप लिख सकते हो रिटर्न के अंदर नल। ठीक है, क्या कर सकते हो? रिटर्न के अंदर नल कर सकते हो इस चीज़ को। मान लो कुछ ऐसा यूज़ केस आ गया कि एक यहाँ पे आपके पास एरर नाम की स्टेट है, सेट एरर। मैंने कहा जब कोई एरर है, अगर इस एरर के अंदर कुछ भी है, कुछ भी है, देयर इज़ सम एरर, तो आपको क्या करना है? पेज के अंदर कुछ भी मत दिखाओ फिर,
ठीक है। अगर एरर आ गया तो पेज के अंदर कुछ भी मत दिखाओ। तो मैं लिख दूंगा इफ़ एरर रिटर्न नल, ऐसा कर सकते हो, रिटर्न नल। नल मतलब कुछ भी नहीं आएगा पेज के अंदर, देखो पेज एकदम एम्प्टी हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ अभी देखो, क्योंकि एरर के अंदर कुछ ना कुछ है। इसकी वैल्यू ट्रू कब होगी, जब इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, एरर के अंदर कुछ ना कुछ होगा। अभी एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे आएगा। अगर मैं स्ट्रिंग को एम्प्टी कर दूँ तब क्या होगा, तब आपका कंटेंट आएगा। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है मतलब ये फॉल्सी वैल्यू नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख दिया तो ये फॉल्सी वैल्यू नहीं है। बट पॉइंट क्या था कि अगर आपको पेज के अंदर कुछ भी नहीं दिखाना है तो आप यूज़ कर सकते हो रिटर्न नल। ओके, तो ये था आज का हमारा कुछ कंटेंट। बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये आप बना सकते हो, एक इसके अंदर होमवर्क भी है। तो आज का कंटेंट था हमारा ये।